हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स एक्स के सर में। चलिए आज हम लोग जो है विज्ञान के दूसरे लेक्चर सीरीज, इसमें हमारा जो है सेट दूसरा है, पेपर प्रश्न पत्र कोड है आपका बीके में। इसमें हम लोग जो है चार पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप जवाब दीजिए। आपके पास जो है इस प्रश्न को जवाब देने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। जवाब दीजिए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसका उत्तर है जो है आपका पहला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, या 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। प्रिज्म से अगर जो है श्वेत प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग में आता है, वो आपको बताना है। चलिए, इसको बताने के लिए भी आपके पास मिनिमम 5 सेकेंड। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। देखिए, सबसे कम विचलन जो होता है हमारा वो लाल रंग में होता है, और सबसे ज्यादा विचलन जो होता है हमारा किसमें होता है, बैगनी रंग में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा प्रश्न है, 220 वोल्ट और 100 वाट के 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है, कितना होता है। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो निकल के आएगा जो है इसका ऑप्शन बी। कितना आएगा, ऑप्शन बी कितना दिया है, 484। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी। सॉल्व कीजिएगा आप। देखिए ऑप्शन बी आएगा आपका 484 ओम। डी वाला देखते हैं, डी वाला क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र किसका रूपांतरण करता है, ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर, ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या करता है, विद्युत जनित्र करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण का किन्हीं दो उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए क्या होता है, जब आप लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं नाक कान गला दिखाने के लिए, तो डॉक्टर जो है जो चेक करता है, देखता है, तो देखने में क्या किया जाता है, किसका प्रयोग करता है, वो अवतल दर्पण का। वो अवतल दर्पण लेके जो है क्या करता है, नाक कान गले को क्या करता है, चेक करता। तो एक उपयोग हो गया इसका। पहला उपयोग क्या हो गया कि डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, नाक कान तथा गले को देखने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, हम लोग जो जो कार होती है, गाड़ियां होती हैं, इन सबों में क्या होता है, जो साइड पे मिरर लगा होता है, साइड पे जो शीशा लगा होता है, उस साइड को शीशे को में कौन सा लगा होता है, दर्पण, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कारों मोटर कारों में
परावर्तक के रूप में, परावर्तक के ये हो गया जो है, क्या हो गए, अवतल दर्पण के दो उपयोग हो गए। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दे रखा है इसमें कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को आप लोग जानते हैं किस नाम से, दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में नाम में ही छिपा हुआ है, दीर्घ मतलब दूर की और दृष्टि मतलब जो देख सके आंख, तो दूर की वस्तु को यदि आंख देख सकती है तो उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो दूर की तो देखेगा लेकिन नजदीक की क्या होगा, नहीं देखेगा। कारण भी बताऊंगा आप लोगों को। देखिए तो क्या होता है, पहले लिख लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, कि दीर्घ दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है, क्या कहलाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए कारण क्या है देखते हैं, फिर से सुनिए। दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है क्या। एक्चुअली में कारण क्या होता है कि जैसे जो भी नेत्र है व्यक्ति की, ये मान लो ये जैसे है, ये यहाँ पे जो होता है आपका नेत्र लेंस होता है, ये क्या है, नेत्र लेंस। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें जो है चलती हैं। प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस, ये क्या है आपका नेत्र लेंस, क्या होता है, एक दूसरे से जाके ये जो आपका ये दृष्टि पटल के पीछे, कहाँ एक दूसरे को काटती है, दृष्टि पटल के पीछे। तो आप जानते हैं कि जब दो किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो बिंब कहाँ बना, इस वस्तु का बिंब प्रतिबिंब कहाँ बना, इस पॉइंट पे बना। चलिए इस पॉइंट पे बना, तो इस पॉइंट पे बनने के कारण ही जो है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो निकट, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको निकट लाएंगे तो ये वस्तु जो है वो आदमी देख नहीं पाएगा। तो उसे देखने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, ये दूसरा फिगर बनाएंगे हम लोग, देखिए क्या लगा देते हैं, ये है नेत्र लेंस हो गया। अगर इसका निवारण कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। निवारण, तो निवारण करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ से जो वस्तु प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जो इस पे आ रही है उसको क्या कर देते हैं, यहीं पर हम लोग इसके पहले ही, नेत्र लेंस के पहले ही क्या कर देते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनने लगता है, इस दृष्टि पटल पे बनने लगता है। ये जो हो गया यहाँ पर, जिसके कारण जो है व्यक्ति को क्या होती है, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। चलिए अगला जो है प्रश्न, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत ही आसानी से कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किरण आरेख बनाना है और उसमें बताना है कि कैसे है ये क्या दिया है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने का क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाइए।
देखिए आपको सिर्फ किरण आरेख बनाना है और ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किस स्थिति में बनता है, सिर्फ उसी का किरण आरेख बनाना है। आपको सब किरण आरेख नहीं खींचना है, बस एक किरण आरेख बनाना है कि जब वस्तु का एकदम से आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो उसी के लिए आपको किरण आरेख बनाना है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ है बनाते हैं उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं उत्तल लेंस, बना लिया हम लोग एक उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस में ये क्या हो जाएगा, जो लेंस में होता है तो ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया। ये लेंस का क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इसे बोलते हैं एफ, मतलब प्रथम मुख्य फोकस F1, प्रथम मुख्य फोकस F1 कहते हैं। और यहाँ पर होता है इसका द्वितीय मुख्य फोकस 2F1, 2F1। ठीक है, क्या होता है, इससे दोगुनी दूरी पर तो क्या हो जाएगा 2F1, द्वितीय प्रथम मुख्य फोकस है ना। तो यहाँ से इधर जो होता है इस वस्तु का F2, इतनी दूरी इधर तो इतनी दूरी इधर भी क्या हो जाएगा F2, और यहाँ पर क्या होगा 2F2 मतलब द्वितीय मुख्य फोकस। वस्तु अब जो है जो रखी जाती है वस्तु, वो किस स्थिति में रखी जाती है, जब वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उस समय वस्तु रखी जाती है आपकी प्रथम मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में। मतलब वस्तु को यहीं कहीं पे रखा गया होगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वस्तु रखी गई थी, ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे रखा गया था, तो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए, और क्या हो गया बी। इस पॉइंट से जो है आगे जो है प्रकाश की किरणें जाती हैं, उत्तल लेंस से टकराती है। प्रकाश की किरणें गई, देखिए ये गई प्रकाश की किरण, किससे टकराई, उत्तल लेंस से टकराई। टकराने के पश्चात इनका क्या होता है, ये जो है जाना चाहिए था सी से, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, ये अपने मार्ग से विचलित, मतलब ये इस माध्यम से इसमें गई, अब इस लेंस से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो जाएगी, इधर से होकर जो है ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ये है द्वितीय मुख्य फोकस से होकर सीधा निकल जाती है। कि ये हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है, डाली जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण आती है ये भी ऐसे ही जो है सीधे निकल जाती है। तो ये किरणें क्या होती हैं, इधर बढ़ाने पर बहुत दूर तक जाती हैं एक दूसरे को। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका प्रतिबिंब देखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकाश की किरण को यहाँ पर जो इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, कहीं ना कहीं काटती हैं, और जहां पर काटती हैं वहां पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, मान लीजिए काट रही हैं, तो ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब। तो आवर्धित प्रतिबिंब किस केस में बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। ठीक है, तो अगर आपको प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो
स्थिति में देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, मतलब जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब भी। तो आप लिख सकते हैं वस्तु की तरफ प्रतिबिंब किधर बन रहा है, वस्तु की ओर, जिस ओर वस्तु रखा गया उसी ओर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी बड़ा बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और क्या बन रहा है, आभासी। कैसा बन रहा प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है। तथा सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, देखिए इधर ही है तो क्या हो जाएगा, सीधा। सीधा ये जो है इसका हो गया किरण आरेख द्वारा हमने समझा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। हमारा तीसरा प्रश्न है जो है, ये भी प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन की 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रवाहित धारा की गणना, मतलब आई का मान निकालना आपको। तो क्या करेंगे, देखिए आई का मान निकालने के लिए हमारे पास है 2 ओम 3 ओम तथा कितना है 4 ओम। किस में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। क्या हो जाएगा, 1/r1, ध्यान दीजिए इधर, अरे इधर देखिए 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 इधर, उधर आप दूसरी तरफ देखते हैं, इधर देखिए 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया एलसीएम 12, कितना हो जाएगा 12 4 3 12, 2 6 12 6 हो गया, प्लस 3 सौ 12 4 हो गया, प्लस 4 3 12, ये हो गया, कितना आ गया 6 4 10 3 13, 13 बटे कितना आ गया 12, ये आया 1/r बराबर 13/12। तो r बराबर कितना हो जाएगा 12/13। अरे बच्चे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कितना आ गया r बराबर 12/13। निकालना क्या है, प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं ओम के अनुसार, ओम के नियमानुसार क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू R। निकालना क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटे में R। V का मान कितना है, यहाँ देखिए V का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट रखेंगे, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 बटे में R। देखिए 1/r रखेंगे, कितना हो जाएगा 13 बटे देखिए R बराबर कितना है 12/, R बराबर है 12/13, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, I बराबर ये हो गया 13 गुणे 2 बराबर कितना ओम, कितनी एम्पियर आ गई 26 एम्पियर। धारा का मान पूछा था तो धारा का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया 26 एम्पियर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए बच्चों, ये दूसरा 3 के का ही जो है 4 नंबर का दूसरा प्रश्न था। इस ऐसे प्रश्नों को हमको छोड़ के नहीं आना है, जरूर करके आना है। देखिए दिया है 4 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या क्या कह रहा है, लिख लीजिए इसको। दिया गया है क्या, आर इक्वल टू कितना 4 ओम। दूसरा प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा, ध्यान दीजिए प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, V का मान निकालना है। दिया क्या है H इक्वल टू दिया गया कितना 100 जूल, कितना दिया है 100 जूल। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि देखिए आप याद कीजिए कि एक फॉर्मूला है हमारा जो
रिलेशन बताता है विभवांतर में और किसमें, ये जो ऊष्मा है इसमें। और वो फॉर्मूला क्या हमारा, वो फॉर्मूला H इक्वल टू है वी स्क्वायर टी बाई आर, वी स्क्वायर टी बाई आर। निकालना क्या है, ये आपको वी स्क्वायर निकालना, रहने दीजिए ही। वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू आर बटे में टी। वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर होगा रूट एच इंटू आर। ये हरियाणा मत समझ लेना, क्या लिखा गया है, ये एच है, ये एच मतलब ये वाला जो वैल्यू दी गई है, और ये आर ये है, बटे में, नहीं तो आप समझिए हरियाणा है। एच का मान रखिए, एच का मान हो जाएगा 100 गुणे में आर कितना है 4 बटे में टी भी दिया गया है, ध्यान दीजिए टी कह रहा प्रति सेकंड, मतलब कितना दिया गया है 1 सेकंड, बटे में कितना हो गया 1। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो v बराबर मेरा 400 का रूट बन गया, और 400 का रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 20 वोल्ट, क्योंकि 20 विसहिया में कितना होता है 400। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमने जो है कितनी आसानी से कर लिया, बताइए। तो क्या हो गया हमारा, इसका उत्तर आ गया v बराबर कितना 20 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला भी क्वेश्चन हमारा जो है दिया गया है, क्वेश्चन ही है, देखिए उसमें भी कहेगा आपको निकालने के लिए, तो आप केयरफुली कीजिएगा। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर मैं उसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा, जो कह रहा है हमारा कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर आप नियम खुद ही लिख सकते हैं। मैं बता दूं, इतना मेरा वो है कि बता दूं आपको, आप नियम खुद लिख सकते हैं। देखिए क्या है, मैं मान लेता हूँ एक मेरा जो है ये क्या है, दर्पण है M1 और M2, क्या है, दर्पण है M1 और M2, ये हो गया M। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक प्रकाश की किरण में इस दर्पण पे डालता हूँ, तो या मान लीजिए कोई जो है चिकना तल है, ऐसा भी मान सकते हैं आप, कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, ये हो गया, चिकने तल पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन। तो यहाँ पर ये जहाँ पे आके जो है टकराती है जिस बिंदु पर, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिस पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण क्या होती है, आकर टकराती है। इस परावर्तक पृष्ठ पर मैं क्या खींचता हूँ, एक जो है अभिलंब खींचता हूँ, क्या है अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल नाम दिया जाता है, एन नॉर्मल, ये हो गया। दूसरा, इस किरण को, जो प्रकाश की किरण आती है, इस प्रकाश की किरण को नाम दिया जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। टकराने के बाद कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की, तो किरण कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक चिकने तल पर क्या होती है,
आकर गिरती है, गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कह रहा है नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है। यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को कहते हैं आई, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं, मतलब आने वाली किरण आपतित, तो बनने वाला कोण आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण। टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित, तो बनने वाला कोण परावर्तन। तो पहला नियम ये हो गया। देखिए पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये हो गए, ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते। ये है पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो कोण ये बन रहा है, ये आपतन कोण, और जो कोण बन रहा आर परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में दिख रहे हैं कि जितने ये आया हुआ है, जितने एंगल से, उतने ही एंगल से टकराकर वापस भी गया है। तो दूसरा हो जाएगा कि कोण आई बराबर कोण आर। क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये मेरा जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को जो दिया गया है। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मान दिया गया है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान रख लीजिए u बराबर दिया गया है, जो दूरी पर कह रहा है वस्तु की दूरी मानी जाती है क्या, u बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल, तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, तो v, प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी जाती है, v कितना बन रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पहले जो है दर्पण की फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। दर्पण की फोकस दूरी निकालने के पश्चात ही हम क्या निकालेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी पता कीजिए, f बराबर, f का मान नहीं पता हमको, फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान हो गया 20। यहाँ से देखिए ये भी माइनस होता, माइनस हो गया। u का मान क्या है, u का मान है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ गया, यहाँ पे करते हैं। देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो गया एलसीएम, 20 हो गया, -1 + 2, तो 1/f बराबर कितना आ गया, 1/20। f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन किसमें रहेगा, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। वक्रता त्रिज्या निकालनी है, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हम लोग जानते हैं, f बराबर क्या होता है, r/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तुमसे ही लो, हेलो, आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला पढ़ा ना आप लोगों ने, f बराबर r/2। हाँ, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर हो गया r बराबर 2 गुणे में 20, कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। देखिए इसका उत्तर कितना हो आ गया, 40 सेंटीमीटर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग ऐसे छोड़ के आएंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो हमारा 4 नंबर 5 नंबर कम हो जाएगा। तो 4 नंबर 5 नंबर कम ना हो, इसलिए मैं जो है आप लोगों के साथ बना हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का एक 90+ जो है मेरा टारगेट है कि आप लोग साइंस में 90+ मार्क लेके आए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरे का जो है दूसरा खंड दिया था अथवा करके, इसमें कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है,
तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान निकालना। अपवर्तनांक सुन रहे हैं ना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकालना है? हाँ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण में हम लोगों ने क्या किया है, एक संबंध जो है पढ़ा है, वो संबंध हमारा क्या है, n इक्वल टू, संबंध हमारा n इक्वल टू, n क्या है जो निकालना आपको, n क्या है, अपवर्तनांक साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बाई साइन a बाई 2। अब देखिए a क्या है, a जो है वो प्रिज्म कोण को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? प्रिज्म कोण। तो अगर हम मान लिखें तो a बराबर कितना है, यहाँ पे 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण को बोलते हैं डेल्टा m। ये कितना दिया है? 38 अंश दिया है। कितना दिया गया है? 38 अंश। यहां से जो है n बराबर निकाल लेंगे हम लोग। मान रखिए साइन कितना हो जाएगा, 60 प्लस 38 बटे में 2 बटे में साइन 60 बटे 2। n बराबर कितना आया, साइन 60 30 90 98 बाई 2 और ये हो गया साइन 60 बटे 2। कितना हो जाएगा, n इक्वल टू, देखिए बन गया साइन 49 साइन 49, क्योंकि उसका आधा करेंगे बटे में साइन कितना बन गया, 30। कितना बन गया, साइन 30। अब आपको 49 का मान तो पता नहीं होगा, तो मुझसे ही सुन लीजिए। अरे सुनना क्या है, देखिए दिया गया है साइन 49 बराबर कितना, 0.75 दिया गया है, तो रखिए मान। तो यहाँ पे रखूंगा मैं n बराबर हो जाएगा 0.75 बाई साइन 30 का मान 1/2। मुझे पता था आपको ये पता है, लेकिन आप बता नहीं रहे थे, है ना। क्या हो जाएगा, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2, n इक्वल टू, आप मस्त रहिए, रजाई में रहिए, बस मेरी वीडियो को देखते रहिए। देखिए कितना हो जाएगा आपका 1.5। ये आ गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जो पूछ रहा था तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो कितना आ गया, 1.5, या 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे जो है, देखिए बच्चों आगे कह रहा है आपका अगला प्रश्न है, और ये 7 नंबर का है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस पे आप फिजिक्स में इस चीज को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये जो है आपका जरूर पूछा जाएगा। क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्रियाविधि समझाइए। आप नामांकित चित्र बना लीजिएगा। क्रियाविधि जो है बहुत आसान है, उसकी क्रियाविधि आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यह अथवा करके दिया है, और जब भी देगा तो अथवा करके ही, और आप इसको आपको जरूर करके आना है, ये छोड़ना नहीं है। तो इसमें दूसरा मेरा कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, प्रेरित धारा दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सुनिए, जब किसी परिपथ, कोई परिपथ है से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कोई बंद परिपथ है, उसके पास क्या किया जाता है, जब कोई दूसरा जो है ले जाया जाता है, मतलब कोई ऐसा जो परिपथ ले जाया जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस परिपथ के कारण दूसरे परिपथ में क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस प्रेरित धारा के कारण जो है उस परिपथ में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सुनिए, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ओए हेलो हेलो, आपसे ही बोल रहा हूँ। देखिए, जब किसी परिपथ से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे कह रहा है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम बताइए। किसकी? प्रेरित धारा की। वही प्रेरित धारा जो परिपथ में क्या है, एक के कारण दूसरे में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम। तो लेंज ने क्या किया था? एक नियम दिया था, और लेंज का नियम ये बहुत ही फेमस नियम है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रेरित धारा की दिशा, सुनिए, प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज के नियम के अनुसार कि प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये क्या है? लेंज का नियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे बिच्छू जो होता है, वो बिच्छू जब बच्चे पैदा करता है तो खुद जो है उसके बच्चे क्या करते हैं? उसको खा के खोखला कर देते हैं। तो जिससे वो उत्पन्न हो रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं? विरोध कर। केकड़े में भी जो है यही हाल होता है कि केकड़े के बच्चे क्या करते हैं? केकड़े को खा जाते हैं। तो वही कि प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार, प्रेरित धारा जो है जिससे उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? उसी परिपथ का विरोध करती है। तो ये हो गई आपकी प्रेरित धारा। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है रसायन विज्ञान का दूसरा खंड करेंगे। रसायन विज्ञान का दूसरा खंड करेंगे। इसमें आपका दिया गया पहला कह रहा है, प्रश्न नंबर 5वां है, 5वें का है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपको 3 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे या 4 मिल सकते हैं, जो भी जो है जैसे दिया जाएगा मिल सकते हैं। तो इसमें कह रहा है आपका कि प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल क्या है? ए ऑप्शन C3H5OH, बी ऑप्शन C2H5OH, सी ऑप्शन C3H7OH, और डी ऑप्शन हो गया आपका C2H5CHO। कौन सा है इसमें प्रोपेनॉल? देखिए, प्रोपेनॉल जो है आपका, प्रोपेन के लिए आप पहले देखिए, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? मेथेन हो गया तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। तो जैसे CH4 जो होता है इसे बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। 2 कार्बन हो गए मतलब C2H6, इसे क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। 3 कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि 3 कार्बन हो और कितने हाइड्रोजन हो? 8 हाइड्रोजन हो तो वो प्रोपेन होगा। लेकिन अगर 3 ही कार्बन हो और हाइड्रोजन की संख्या एक कम हो जाए तो इसे बोलेंगे प्रोपिल। क्या बोलेंगे? प्रोपिल। अब इस प्रोपिल में जो है क्या आ गया है? OH आ गया है, और इस OH को क्या कहते हैं? आल। तो प्रोपिल से YL हटाएंगे तो प्रोपे और नॉल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो क्या हो गया? प्रोपिल से हमने YL हटा दिया प्रोपिल में तो प्रोपे बचा, और OH के लिए हमने क्या जोड़ दिया? नॉल जोड़ दिया तो प्रोपेनॉल। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? C3H7OH। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तीसरा। ये हमारा हो जाएगा सही, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए, दूसरा दिया गया है कि अधातु है। क्या चीज? अधातु। अधातु मतलब जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो अधातु पहचानने का सबसे है, सोडियम हो गया धातु, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे। तो अधातु क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन। जैसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन तत्व जो है के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन तत्व में कौन कौन से आपके आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। मुझे पता है आप जो है इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप जवाब दीजिएगा। मैं ही पूछूंगा अगली वीडियो में, मैं खुद आपसे पूछूंगा कि अधातु क्या है। तो देखता हूँ आप बताते हैं क्या। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा है इसका, तीसरा और लास्ट आती है
कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो ठंडा जल होता है, पानी, हाँ ठंडी है ना, तो आजकल ठंडे जल है, तो उसी से बोला जाए कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जिसको ठंडे जल में यदि डाल दिया जाए तो क्या बना लेती है, हाइड्रोजन गैस बना लेती है। देखिए, ये जो है अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप मार्केट में वैसे प्रयोग कीजिएगा मत, क्योंकि विस्फोटक होता है थोड़ा सा। तो होता है वो आपका मार्केट, दीपावली में आप कर सकते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, मार्केट से खरीद के लेके आइए, पानी में डालिए, फूटेगा। तो क्या होता है, वो जो सोडियम है, सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। सोडियम जो है बहुत ही क्या होती है, क्रियाशील धातु होती है। तो इसका ऑप्शन उत्तर भी आपका ऑप्शन सी और उत्तर हो जाएगा सोडियम। तो ये क्या होती है, मार्केट से आप खरीद के लेके आइए, पानी में डालिए, पटाखा फोड़िए, मज़ा लीजिए, मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो है, मैं आपके पेपर तक आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं।